नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम हमारे बीएड सेकेंड ईयर पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस में जानेंगे सामाजिक नेटवर्किंग के उपयोग। सामाजिक नेटवर्किंग, जो हमने सोशल नेटवर्क के बारे में जाना था पिछली कक्षा में कि सामाजिक नेटवर्किंग क्या है, सामाजिक जनसंचार क्या है और यह किस तरीके से हमारे लिए उपयोगी साबित हो सकता है, इसकी विशेषताएं क्या है। जैसे कि फेसबुक, ट्विटर के बारे में जाना कि इनका जो आविष्कार किस तरीके से हुआ, फेसबुक का आविष्कार किस पर्पस से हुआ और हम उसको किस पर्पस से दिया जा रहा है। एक शिक्षक होने की दृष्टि से हम इसको बेहतर से बेहतर किस तरीके से अपने उपयोग में ले सकते हैं, ये सब बातें हमने इसके अंतर्गत जानी। तो आज हम उसको आगे करेंगे कि जो हमारे सामाजिक नेटवर्किंग है, तो सोशल नेटवर्क को हम हमारी लाइफ में किस तरीके से उपयोग करेंगे। इसके दो उपयोग है। सबसे पहले तो हम शिक्षण से जुड़े हुए, शिक्षा से जुड़े हुए, तो सबसे पहला जो उपयोग है हम इसके जानते हैं शैक्षिक उपयोग। शैक्षिक शिक्षण की दृष्टि से इसके उपयोग किस तरीके से उसको हम समझते हैं। जब हम शैक्षिक उपयोग की बातें करते हैं, सबसे पहला छात्रों को तकनीकी, छात्रों को तकनीक है। हम ये देखते हैं कि जो बालक 10 वर्ष से ऊपर की अवस्था में आ जाता है, 12-13 वर्ष है, तो उसका मोबाइल में काफी इंटरेस्ट होता है। वो मोबाइल का फोन यूज करना, इंटरनेट का यूज करना काफी उसको आनंददायी महसूस होता है। तो इसको शैक्षिक विषय से छात्रों को तकनीकी ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे कि आज वर्तमान समय में सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन स्टडी हो रही है, स्टूडेंट्स अपने घर बैठे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। तो जो भी ऐप है, गूगल मीट, वेबएक्स, जो भी जिस के जरिए वो ऑनलाइन क्लासेस का हिस्सा बन रहे हैं, तो इस तरीके से उनको तकनीकी ज्ञान प्राप्त हो रहा है। लेकिन जब हम सामाजिक बात करेंगे कि व्हाट्सएप वगैरह या जो फेसबुक, ट्विटर है, तो इसमें भी कुछ एजुकेशनल बातें होती है जो जानने को मिलती है। तो इससे बालक जानेगा, समझेगा, उसके फीचर्स को समझेगा। तो ये सारी बातें टेक्नोलॉजी में आती है, बालक को तकनीकी ज्ञान प्राप्त होता है। सेकेंड है इसमें छात्रों को पड़ोसियों के शैक्षिक स्तर का ज्ञान। छात्रों को पड़ोसियों की शैक्षिक स्तर का, पड़ोसी से क्या मतलब है कि अपने देश के अलावा जो अन्य कंट्रीज है, या आप यूं बोल सकते हो कि अपने क्षेत्र विशेष के अलावा जो अन्य क्षेत्र है। इंडिया विविधता वाला देश है, तो भारत के अन्य क्षेत्र, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र वगैरह, वहां के एजुकेशन को जानना हो तो बालक इंटरनेट के माध्यम से जान सकता है, वहां के एक्सपर्ट को जान सकता है, उनकी नॉलेज को समझ सकता है। प्लस इंटरनेशनल लेवल में भी जो एक्सपर्ट है, जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसको जान सकता है। तो बच्चा छात्रों के पड़ोसियों के शैक्षिक स्तर का ज्ञान होता है, उसको पता रहता है कि हमारे अलावा अन्य देशों में किस तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है और किस तरीके से वो उस ज्ञान को एक्सप्लोर अपने अंदर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट ला सकता है। तो इस तरीके से उसको नॉलेज रहता है अन्य शैक्षिक स्तरों का। तीसरी बात है विविध प्रकरणों पर व्यापक ज्ञान। विविध प्रकरणों पर व्यापक ज्ञान। इंटरनेट, इस नेटवर्क का यूज करके हम कोई भी प्रकरण लेकर उसमें व्यापक ज्ञान ले सकते हैं। आजकल कोई भी टॉपिक उठाते हैं, उसको गूगल सर्च करते हैं, विकिपीडिया से उसका पूरा नॉलेज हमको
मिल जाता है। साथ ही साथ उस नॉलेज के लिए हम यूट्यूब पर जाते हैं, यूट्यूब से उसे रिलेटेड वीडियोस मिल जाती है। हम अलग-अलग तरीके से उस नॉलेज को जानने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से हमको व्यापक ज्ञान मिलता है और हमको हमारे जो प्रॉब्लम्स है उसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। हम किसी एक्सपर्ट से बात करना चाहते हैं तो उन एक्सपर्ट्स का भी हम सहायता इंटरनेट के माध्यम से ले सकते हैं। बच्चों के लिए बायजूस वगैरह जो ऐप है वो काफी फायदेमंद रहते हैं। इस तरीके से नेटवर्किंग काफी सफल साबित होती है। अगला है अनुसंधान कार्यों में अनुसंधान यानी कि रिसर्च। आज वर्तमान समय में रिसर्च जो है, अनुसंधान, शोध है, इसके लिए इसका काफी यूज हो रहा है। हम देखते हैं कि रिसर्च के लिए शोध गंगा, शोध गंगोत्री जैसी वेबसाइट्स है जहां पर तरह तरह की जो रिसर्च हो चुकी है उसके बारे में जानने का मौका मिलता है, उसको हम समझ सकते हैं और अपने ये क्या बेहतर और कैसे प्रोग्रेस करनी है उसके लिए जान सकते हैं। तो रिसर्च भी काफी फायदेमंद रहता है और काफी रिसर्च में गुणवत्ता भी आती है। हम देखते हैं कि अब ऑनलाइन होने से काफी हद तक अब रिसर्च है उसमें एक शुद्धता मिलने को मिलती है, कोई दूसरे कॉपी नहीं कर सकता। ये सारी बातें टेक्नोलॉजी का ही प्रमाण है। ऐसा कुछ होता है तो इंटरनेट टेक्नोलॉजी उसको काफी टेक्निज्म में पकड़ भी सकती है। इस तरीके से अनुसंधान कार्य में इसका उपयोग हो रहा है। अगला है सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप शिक्षा। सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप शिक्षा। सामाजिक व्यवस्था यानी कि जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग शिक्षा प्रदान की जाती है। समाज की मांग के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती है। समाज के अंदर कैसे नवाचार लाना, समाज के विकास में कैसे योगदान देना, ये बालकों को सिखाया जाता है ताकि वो अपनी एजुकेशन शिक्षा के माध्यम से उसमें अच्छा सा प्रोग्रेस कर सके। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप बालकों को शिक्षा दी जाती है। इंटरनेट के प्रयोग के माध्यम से हम जानते हैं कि किस तरीके से हम बेहतर से बेहतर एजुकेशन को प्राप्त कर सकते हैं। अगला है विद्यालय व्यवस्था में उपयोग। विद्यालय व्यवस्था में उपयोग, इसको हम विद्यालय व्यवस्था में इसका उपयोग कर सकते हैं। आज स्कूल की जो भी मतलब एजुकेशन के संदर्भ में जो भी काम कार्य सारे ऑनलाइन हो गए। सबसे पहले बात तो जैसे कि स्कूल बंद है, उस बंद सिचुएशन में टीचर्स अपने घर बैठे स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लास चला सकते हैं। ये तो पहला काम हो गया। प्लस स्कूल के जो रिकॉर्ड होते हैं, स्कूल के जो कार्य होते हैं, वो सारा ऑनलाइन कंप्यूटर बेस पर हो सकता है। हमारे राजस्थान की रमसा के बेस पर ऑनलाइन कार्य होते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से विद्यालय व्यवस्था में ये काफी सफल साबित होती है और विद्यालय व्यवस्था में उपयोगी है। अगला है अधिगम वातावरण का सृजन। अधिगम वातावरण का सृजन यानी कि सीखने की जो वातावरण उसके निर्माण करने में ये सामाजिक नेटवर्किंग सफल साबित होती है। सीखने के वातावरण को निर्माण किया जाता है। हम
लगता है कि किताब से बोर हो रहे हैं तो इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए हम एक इंटरेस्टिंग वातावरण क्रिएट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर एजुकेशनल ग्रुप बनाकर हम आपस में डिस्कस कर सकते हैं। इस तरीके से अधिगम वातावरण का निर्माण किया जाता है। जैसे ऑनलाइन बहुत से ऐप्स आते हैं, उस ऐप्स के माध्यम से भी सीखने के लिए हमको एक अंदर से इंटरेस्ट क्रिएट होता है। हम अच्छा से एजुकेशन प्राप्त करते हैं। बच्चों के लिए पहले बताया कि बायजूस जैसे ऐप है तो वो बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेता है, खेल खेल के माध्यम से सीखता है। तो इस तरीके से अधिगम वातावरण का सृजन होता है। तो ऑनलाइन की जो भी प्लेटफॉर्म है अगर उससे हम सीखने का प्रयास करेंगे तो एक अच्छा और नवीन वातावरण निर्माण होगा और हम रुचिपूर्ण किसी भी कार्य को, किसी भी जानकारी को सीख सकते हैं। अगला है शिक्षकों द्वारा सामाजिक नेटवर्किंग शिक्षक द्वारा सामाजिक नेटवर्किंग का एक टीचर्स के द्वारा इस सोशल नेटवर्क का किस तरीके से उपयोग किया जाता है। एक शिक्षक को समय समय पर अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए, अपने ज्ञान में नवाचार लाते रहना चाहिए। इसके लिए वो इंटरनेट का उपयोग कर सकता है। फ्री मतलब जब भी वो बैठा हो तो इस दौरान अपने इंटरनेट के माध्यम से अपने नॉलेज को बेहतर बना सकता है। कोई नवीन जानकारी प्राप्त कर सकता है, एजुकेशन के बारे में जान सकता है, अपने अलावा अपने आसपास अन्य कंट्रीज के एजुकेशन के बारे में जान सकता है। इस तरीके से अपने किस तरह से चेंजेस लाना है, कैसे मेथड्स को सीखना है, किस तरह का अपना इंप्रूवमेंट लाना है, ये सारे कार्य शिक्षक इसके माध्यम से कर सकता है। अगला है प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रभावी शिक्षण अधिगम सामग्री। हम हमारे शिक्षण को बेहतर कैसे बना सकते हैं, प्रभावी कैसे बना सकते हैं, उसमें इंप्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं, इसके लिए हमको तरह तरह के नॉलेज इस नेटवर्क का यूज करने से मिल सकता है और इससे हम बेहतर से बेहतर सामग्री को प्राप्त, सीख और उसको बच्चों तक प्रोवाइड करा सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने से हम प्रोजेक्टर, एक्टिविटी इनके माध्यम से बच्चों को काफी अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं। बच्चा घर बैठा हो और प्रोजेक्ट करनी हो तो हमारे पास तो ब्लैकबोर्ड स्मार्ट है नहीं, तो हम अच्छी से पीपीटी बना करके उसको बच्चों को साथ के साथ प्रेजेंटेशन करा सकते हैं। इस तरीके से हम हमारे शिक्षा और अधिगम को बेहतर से बेहतर रूप से बच्चों तक प्रस्तुत करवा सकते हैं। अगला है स्वतंत्र विचारों का आदान स्वतंत्र विचारों का आदान प्रदान। हम हमारे विचारों को स्वतंत्र रूप से दूसरों तक प्रस्तुत कर सकते हैं। फेसबुक के माध्यम से हम कुछ एजुकेशनल पोस्ट को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से कुछ बातों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं एक बच्चे को भी कक्षा में हो सकता है कि अपने शिक्षक से किसी बात को कुछ झिझक हो रही हो, लेकिन वो इसके माध्यम से बिना किसी झिझक के स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को अध्यापक तक पहुंचा सकता है। इस तरीके से विचारों को स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत करने के लिए ये प्लेटफॉर्म कारगर साबित होता है। अगला है इसमें शैक्षिक
नीतियों का शैक्षिक नीति, शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए जो भी नीतियां हैं उस नीतियों के निर्माण करने में सार्वजनिक कार्य शामिल होती है। हम इसके माध्यम से अपनी एजुकेशन पॉलिसी को कैसे बेहतर बना सकते हैं, क्या आवश्यकता है, ये सब बातें हमको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराती है। हम जान पाते हैं एक किसी पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष की क्या समस्या वगैरह, इन सब बातों को समझते हुए बेहतर से बेहतर पॉलिसी कैसे निर्मित करनी है, ये सब जानने के लिए ये सफल साबित हो सकता है। इसमें क्या चेंजेस करना है, हमको किसी अन्य कंट्री से क्या सीखना है, क्या समझना है, ये सब हमको इंटरनेट आसानी से प्रोवाइड करवा सकता है। इसलिए शैक्षिक नीतियों के निर्माण में ये सफल साबित होता है। अगला है शैक्षिक समृद्धि में शैक्षिक समृद्धि यानी कि शिक्षा को बेहतर उसकी समृद्धि में उसके लिए सफल साबित होती है, उसके लिए उपयोगी साबित होती है कि हम किस तरीके से शैक्षिक समृद्धि कर सकते हैं। इसके लिए इंटरनेट के माध्यम से हम शिक्षा को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास कर सकते हैं, उसका विकास कर सकते हैं और उसको बच्चों तक अच्छे से अच्छे रूप में पहुंचा सकते हैं। शैक्षिक समृद्धि में उपयोगी साबित होती है। अगला है अनवरत अधिगम इस बात से हम पूर्ण रूप से सहमत है कि इसके माध्यम से शिक्षा जो है बिना रुके चलती रहती है, अनवरत यानी कि बिना रुके चलती रहती है। तो ये अनवरत अधिगम प्रक्रिया है। इंटरनेट का उपयोग करने से बच्चा स्कूल हो या नहीं हो घर बैठकर भी आसानी से पढ़ सकता है, शिक्षक अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकता है और टीचर स्टूडेंट का कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपस में जुड़ा हुआ रहता है। कोई भी समस्या है बच्चा कहीं भी हो टेक्निक्स का प्रयोग करके आसानी से शिक्षक से पूछ सकता है। ऑनलाइन कार्य जो हो रहा है वो इसी के अंदर आ रहा है कि शिक्षा रुकी हुई नहीं है, शिक्षा अपनी तरह चल रही है। ठीक है, स्कूल चालू नहीं है लेकिन शिक्षा अनवरत रूप से बच्चों की सीखने की प्रक्रिया चालू है, बच्चा घर बैठकर भी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर पा रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह एक अनवरत शैक्षिक प्रक्रिया है, सीखने की प्रक्रिया है। लास्ट इसमें रुचिपूर्ण अधिगम रुचिपूर्ण अधिगम प्रक्रिया इस बात से पूर्ण रूप से सहमत है कि जब टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, मोबाइल का यूज कर रहे हैं तो इसमें स्वाभाविक रूप से रुचि आएगी, इंटरेस्ट आएगी। हम कहीं भी कैसे भी इसका प्रयोग कर सकते हैं और रुचिपूर्ण रूप से सीखने की प्रक्रिया बच्चों में निर्मित होती है। शिक्षक हो या विद्यार्थी है वो रुचिपूर्ण रूप से शिक्षा को ग्रहण कर पाते हैं क्योंकि कुछ भी नया और नवाचार हमारे लिए आकर्षक होता है और हमको अंदर से मोटिवेट करता है उस चीज को सीखने के लिए। हम देखते हैं कि हम यूट्यूब पे कोई वीडियोस देख रहे हैं, वो चीजें हमको आसानी से जल्दी समझ आती है क्योंकि हम फ्री बैठे हुए हमको आसानी से समझ पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम बस हम उसको एक मूवीज की तरह देख रहे हो और उसको समझ में आ रही है। इस तरीके से ये रुचिपूर्ण है, इंटरेस्टेड होता है और सीखने सिखाने की प्रक्रिया बेहतर से बेहतर प्राप्त होती है। तो आज हमने जाना कि सामाजिक नेटवर्किंग का जो उपयोग है उसका शैक्षिक उपयोग इस तरीके से विद्यालय व्यवस्था के अंतर्गत हम इस सामाजिक नेटवर्किंग को बेहतर कैसे बना सकते हैं और हमने इसी पॉइंट से जाना कि हम इन पॉइंटों पर अगर ध्यान दें तो हम हमारे सीखने सिखाने की प्रक्रिया को एक आकर्षक रूप से किस तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसका उपयोग ही हमारे लिए एक सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने का कार्य कर रहा है। इसीलिए हम शिक्षक हैं, इसके से जुड़े हुए तो हमको इंटरनेट के प्रयोग को इतना अच्छे से प्रयोग करना होगा कि बच्चों को हम अच्छे से अच्छे शिक्षण प्रस्तुत करवा सकें।
और जो परिस्थितियाँ और सिचुएशन बदल रही है उसके हिसाब से चलकर इस टेक्नोलॉजी को बेहतर से बेहतर उपयोग करें। तो ये था हमारा सामाजिक नेटवर्क उपयोग का, इसमें शैक्षिक उपयोग किस तरीके से। इसी के संदर्भ में अब आपका असाइनमेंट है सामाजिक नेटवर्किंग का शैक्षिक उपयोग। सामाजिक नेटवर्किंग का क्या शैक्षिक उपयोग है, इसके बारे में आपको अपना असाइनमेंट करना है। स्टूडेंट्स, जैसा कि कोरोना का समय है, इसमें हमको सावधानी सतर्कता रखनी है। जब भी घर पर जाए मुंह पर मास्क का प्रयोग करके तो मास्क का प्रयोग करें और आवश्यक पड़ने से हमको घर से बाहर जाए। थैंक यू।